नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान अकेडमी प्रयागराज में स्वागत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से पेट, टेट, सुपर टेट, अदरवाइज सभी वनडे एग्जामों एवं स्टेट पीसीएस की फुल तैयारी कराई जा रही है आपके इस चैनल के माध्यम से। और आप अपने इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आज इस चैनल के माध्यम से अगर आप स्टडी करेंगे तो नो डाउट आने वाले भविष्य में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बताते हैं ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट मस्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट के बाद जो आपका फैक्चुअल चीज़ें हैं वो अपने आप स्वतः निकल के आ जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूँ वह डिस्कशन करूँगा पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान पर मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है संविधान। पहला बात आता है कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर संविधान के माध्यम से हम क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि संविधान क्या है। संविधान की हमारे देश को या प्रत्येक व्यक्ति को, वह अंतिम व्यक्ति जो गरीब से गरीब है और वह प्रथम व्यक्ति जो अपने अमीर से अमीर है, हर एक व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। चाहे कोई निम्न लेवल का व्यक्ति हो, चाहे उच्च लेवल पर बैठा कोई अधिकारी हो, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर ही आते हैं, सभी संविधान के दायरे के अंदर ही आते हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह तो जान ही लेना चाहिए कि सर संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात कि संविधान किसे कहते हैं, तो इसको दो पार्ट हम डिवाइड करेंगे। इसको दो पार्टों में हम डिवाइड कर दें अगर, कि संविधान को दो पार्टों में डिवाइड कर दें। एक प्रथम पार्ट जो आपका कहलाता है वो सम कहलाता है, दूसरा पार्ट कहलाता है विधान। ठीक है, पहला पार्ट आपका सम कहलाता है, दूसरा पार्ट आपका कहलाता है विधान। सम का तात्पर्य होता है बराबर, इक्वलिटी। क्या होता है? बराबर। बराबर। राइट टू इक्वलिटी, बराबर। और विधान, विधान का मतलब होता है विधि। विधान का तात्पर्य होता है विधि। विधि या इसी को बोलते हैं कानून। क्या बोलते हैं इसको? कानून बोलते हैं। इसी को विधि या कानून बोलते हैं। कहा जाए तो इक्वलिटी, इक्वलिटी की बात करें तो इसी के अंतर्गत आपका एक मूल अधिकार आता है, राइट टू इक्वलिटी। एक मूल अधिकार आता है जिसको हम नाम देते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, जिसको समता या समानता
का अधिकार के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्षमता या समानता का अधिकार के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को भली बात पता है, इसके लिए जो संविधान के अंदर आर्टिकल दिए गए हैं वह आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है, 14 से लेकर 18 तक के। आखिर इसको क्यों समाहित किया गया? क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 14 में दिया गया है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत क्या समता का अधिकार। क्या दिया गया है? क्षमता का अधिकार। और उसी में कहा गया कानून के समक्ष समता। एक वर्ड दिया गया, जोड़ा गया है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के समक्ष समता। और दूसरा दिया गया है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, कानून के समक्ष समता, कानून का समान संरक्षण, दो चीजें दी गई हैं। मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, देखेंगे। पहला दिया गया है कानून के समक्ष क्षमता। ये बहुत बार प्रश्न में भी पूछा जाता है, सीधे से लिख के आता है कानून के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? तो यह भैया ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। और ये जो लिया गया है यह अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। ठीक है। अब देखिए, कानून के समक्ष समता, कानून का समान संरक्षण, तो कहा गया जो हमारा संविधान है वो राइट देता है, राइट देता है, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमें राइट देता है। अच्छा, यही तो है संविधान कि जो हमें राइट दे रहा है, अधिकार दे रहा है। कुछ अधिकार हमें वो देता है, कुछ हमारे खिलाफ सरकार को भी देता है। ऐसा नहीं है कि टोटली राइट हम ही को दे दिया, सरकार को ऐसे नहीं दिया, कुछ नहीं। कुछ राइट हमें देता है और कुछ राइट गवर्नमेंट को देता है। अब देखिए, जब हम गवर्नमेंट की बात कर लिया कि गवर्नमेंट को देता है, तो सर गवर्नमेंट क्या है? तो चाहिए विधि, एक वर्ड आया है विधि यहां पे, तो अब इसको हम विधि को फिर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो देख लीजिएगा, यहां से क्लियर है ना, कानून के समक्ष समता मतलब ये है सीधे से कि कानून, जो भी कानून बनेगा सभी लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, करना पड़ेगा। अगर वह इसके विधान के अकॉर्डिंग है या तो संविधान के अकॉर्डिंग है। और इसको प्रूफ कौन करेगा? आगे मैं बात करता हूं कौन प्रूफ करेगा कि संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और इसी चीजों, इन्हीं चीजों को आगे देखते हैं। दूसरे में दिया गया कानून का समान संरक्षण। तो उसके बदले में जब हमें यह कहा गया कि कानून के समक्ष समता मतलब कानून का हमें उसका सम्मान करना चाहिए, करना पड़ेगा कानून का, तो दूसरे पॉइंट में कानून हमसे क्या कहता है कि अगर मेरा आप सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों को समान रूप से प्रोटेक्ट करूंगा। कानून कहता है मैं आपको समान रूप से प्रोटेक्शन दूंगा। वो बातें अलग है कि धरातल में ऐसा होता है कि नहीं होता, रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता, सत्यता कुछ और होती है, होता कुछ और है, वो अलग बातें हैं। हम पढ़ रहे हैं संविधान की प्रॉपर्टी के विषय में, संविधान के नेचर के विषय में देख रहे हैं, संविधान में दिया क्या है उसके विषय में देख रहे हैं। ठीक। और संविधान कहते हैं किसको है? तो पता ये चीजें हो गई। शब्द का मतलब आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं विधान के। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते चलिएगा, या नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन करते चलिएगा इसको। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, चलिए अब इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इसको हटा देता हूं।
अब देखिए यहां पे विधि दिया है, विधि मतलब विधान। अब विधि का निर्माण कौन करता है? विधि का निर्माण कौन करता है? विधि का निर्माण करता है विधान पालिका या विधान परिषद या विधायिका। क्या बात करें? विधायिका। कानून का निर्माण कौन करता है? विधायिका करता है, ठीक है। और दूसरी बात, उस कानून को लागू कौन करवाता है? उस कानून को आगे लेके कौन जाता है? तो वो है कार्यपालिका। क्या कहते हैं इसको? कार्यपालिका। अब जैसे कोई कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, संसद में बैठ करके लोकसभा में और राज्यसभा में कोई कानून पारित हो गया, कानून बन गया, कानून का इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो लागू करने में आते हैं कार्यपालिका के लोग। लेकिन ध्यान दें, हमारी न्यायपालिका जो है, जो इसका तीसरा अभिन्न अंग होता है, वह यह चेक करती है, वह यह देखती है कि जो ये विधि का निर्माण किया गया है, जो इस कानून का निर्माण किया गया है, क्या यह कानून संविधान के दिए हुई व्यवस्थाओं का कहीं उल्लंघन तो नहीं करता है, या राइट, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज, इनका तो उल्लंघन नहीं करता है। तो यहां पर देखते हैं खासकर फंडामेंटल राइट्स का जो व्यवस्था आपके साथ संविधान आपको दिया हुआ है, और आपको, आपके खिलाफ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के खिलाफ आपको जो दिया हुआ है, कहीं ना कहीं यह विधि संविधान के अकॉर्डिंग है, तो न्यायपालिका इंप्रूवल दे देगा कि जाइए इसको इंप्लीमेंट करवाइए, लोगों के बीच में इस कानून को पहुंचाइए और लोगों को उस कानून से प्रोटेक्शन दीजिए, प्रोटेक्ट करवाइए। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि अभी अभी हाल ही में कानून आ गया ट्रिपल तलाक। तो ये ट्रिपल तलाक का जो खत्म किया गया, आर्टिकल 14 के तहत आता है, आर्टिकल 44 के तहत एकल सिविल संहिता में आता है, डीपीएसपी में आता है। तो जो ये ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि चलिए गवर्नमेंट की मंशा रही, गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया। भैया गवर्नमेंट कौन होती? गवर्नमेंट तो केवल जो वहां पर संसद में, विधान सभा में या लोकसभा में बैठने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने कानून को बना दिया है, उन लोगों ने कानून पर अपनी सहमति दे दी है। लेकिन अभी उसका परीक्षण तो बाकी है ना। उसका परीक्षण कौन करता है? उसका परीक्षण करती है न्यायपालिका। तीसरा अभिन्न अंग होता है इसका न्यायपालिका। तीसरा अभिन्न अंग है इसका न्यायपालिका। अब देखिएगा, जो ये न्यायपालिका है, ये संविधान के कसौटी पर इसको तोलेगी, इस कानून को जो बनाया गया है। और अगर वह संविधान के कसौटी पर खरा उतरा कानून, तो उसको इंप्लीमेशन में ला देगा, इंप्लीमेंट करवा देगा। ठीक है, इसको लागू कर दीजिए, इसमें किसी भी तरह के संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, किसी भी आर्टिकल को ये नीचा नहीं दिखाता या किसी की व्यवस्था को ये नीचा नहीं दिखाता। तो प्रश्न उठा बाद में, जब ट्रिपल तलाक से संबंधित मुद्दा आया कि सर वो मतलब कुछ कट्टरपंथी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, किसी एक समाज की मैं बात नहीं करता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अदरवाइज किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, कुछ लोग होते हैं उसमें धर्मगुरु होते हैं, या तो जो भी उनके फादर होते हैं, या जो भी उन लोगों के धर्म में उनको नाम देते हो, जो गुरु होते हैं, उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर कट्टरता ज्यादा दिखाई पड़ती है। संविधान क्या कहता है, संविधान क्या चाहता है, उनसे इस बात पे से मतलब नहीं होता। उनसे सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि हमारे धर्म में, क्योंकि पता है जो धर्म की दुकान होती है ना, एक चीज मान लीजिए, क्योंकि हमारा संविधान किसी भी पर्टिकुलर धर्म को स्वीकार नहीं करता,
प्रेम्बल में सीधा सीधा हमारे प्रेम्बल में दिया गया है प्रस्तावना के अंदर, हम पंथ निरपेक्ष हैं। हम भारत के लोग पंथ निरपेक्ष हैं, हमारा कोई स्पेशल धर्म नहीं है। हम लोगों का जो धर्म है, हमारा धर्म है सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना, यही हमारा धर्म है। हमारा एक ही धर्म है जिस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। हमारा कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं होता कि हम हिंदू के कट्टरवादी हैं, हम मुस्लिम के कट्टरवादी हैं, हम सिख के कट्टरवादी हैं, हम ईसाई के कट्टरवादी हैं, अदरवाइज हम यहूदी हैं। मतलब ये सीधा से हमारे संविधान की यही तो खूबी है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता, वो सभी धर्मों को बराबर प्रोटेक्शन देता है। और सभी धर्मों में जैसे कहा गया कि राइट टू रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसका बेहतरीन वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जैसा भी चाहे, जिस भी धर्म को चाहे वैसे वो अपना सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। तो हमें कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता इस चीज से, ठीक है। अब इसी तरह से जब वहां पर ट्रिपल तलाक से संबंधित मुद्दा आया तो उसके जो भी धर्मगुरु रहे हैं या कुछ कट्टरपंथी लोग, उन लोगों ने कहा यह गलत है, ट्रिपल तलाक को नहीं बंद करवाना चाहिए। तो हमारा जो संविधान है वो एक तरफ ये भी कहता है कि हमारे निगाह में सभी लोग समान हैं, और जब सभी लोगों की समानता की बात करता है, मैंने अभी इसके जस्ट पहले आपको बताया आर्टिकल 14-15 के अंतर्गत कहा गया कि विधि के समस्त समता, विधि का समान संरक्षण। तो जब कानून कहता है सभी लोगों को मैं समान रूप से प्रोटेक्ट करूंगा, तो कहां से जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं या जो उसमें उन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है? उसी अन्याय को खत्म किया गया ट्रिपल तलाक को खत्म करके। तो ये तो संविधान को बचाने का प्रयास है, ना कि संविधान को खत्म करने का प्रयास है, ना किसी धर्म को समाप्त करने का प्रयास है। भाई संविधान हमारा सीधा से कह दिया, क्या कह दिया कि मैं आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और 15 के अंतर्गत उसने सीधा सीधा यह भी कहा है कि राइट टू इक्वलिटी। क्या बोला है? राइट टू इक्वलिटी। और इसी राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत उसने सीधा से कहा कि ट्रिपल तलाक का जो धर्म के अंतर्गत इसका समावेशन है, और इस तरह से किसी भी महिला के साथ अगर होता है तो उस महिला के साथ अत्याचार है, और इस अत्याचार को खत्म किया जाना चाहिए। और इसी वजह से ट्रिपल तलाक जैसी जो हमारे समाज में अव्यवस्था या कह सकते बुराई थी, उसको विधि बनाकर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं हटा दिया गया, विधि बनाकर, कानून बनाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। बहुत अच्छा काम हुआ ये, क्योंकि हमारे मुस्लिम बहनें हैं जो, उनको भी हमारे राइट टू इक्वलिटी का फायदा मिलेगा, समानता के अधिकार का फायदा मिलेगा। कोई पुरुष ये नहीं कहेगा नहीं तलाक 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 जाओ तुम्हारा काम हो गया। भैया ये तो यूज एंड थ्रो वाली बात हो गई, ये गलत चीजें हैं, क्योंकि उतना ही सम्मान उनका है जितना हमारा समाज में, क्योंकि महिलाएं हमसे कमजोर नहीं है, और ना तो हम ये कह सकते हैं कि हमसे बहुत आगे है, लेकिन इतना जरूर आपसे कहेंगे कि वो हमारे कंधे से कंधे, कंधा से कंधा मिलाकर वर्तमान में चल रही है हमारे साथ। तो अगर हर जगह पर वो हमारे इक्वलिटी में है, तो आखिर ये समाज में उन्हें इक्वलिटी क्यों नहीं? तो आप तो समझ गए होंगे विधान क्या होता है, विधि क्या होता है। आप देखिए इसमें मैंने कहा विधायिका, ये पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। जैसे बताइएगा लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, सांसदों की सीटें कितनी हैं, टोटल कितनी सीटें हैं बताएं? लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या है 552। अब आप कहेंगे सर 552 तो नहीं होता, नहीं, वर्तमान में जो है 545 है, मैं भी जानता हूं, लेकिन अधिकतम 552 हो सकते हैं। पहले यहां पे 550 था, 550, और 2 जो सीटें होते थे वो एंग्लो इंडियन की होती थी, एंग्लो इंडियन के।
अब ये दो वाली कहानी खत्म हो गई एंग्लो इंडियन की। अब ये दो कोई नहीं है, दो एंग्लो इंडियन नहीं, अब इनका भी चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये कानून बना दिया, लोकसभा ने उसको पारित कर दिया बहुमत के साथ, राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा में जाते ही कानून अगर वहां पर भी पारित हो गया तो तीसरी स्थिति होती है राष्ट्रपति महोदय के पास जाने की, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति महोदय उस बिल पे अपनी सहमति नहीं देते थे तब तक वह इंप्लीमेंट में नहीं आ सकता, वो लागू नहीं हो सकता, वो कानून का रूप नहीं ले सकता। अंतिम सहमति राष्ट्रपति महोदय की जरूरी होती है। जैसे राष्ट्रपति महोदय अपना सिग्नेचर दिए उसमें, वैसे ही वह कानून बन जाता है, पारित हो जाता है। अब देखिएगा, जब पारित हो गया तो उसको कुछ लोग तो चाहिए ना समाज में लागू करवाने के लिए। तो जैसे कहे ना, हमारे क्या होते हैं, मंत्रिमंडल होती है, क्या होती है, मंत्रिमंडल। जैसे मोदी जी की मंत्रिमंडल है या योगी जी का जो मंत्रिमंडल है, तो जैसे होता है ना, ये फला मंत्री हैं, खाद्य और रसद विभाग के मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये सैनिक डिपार्टमेंट के मंत्री, अलग अलग हर एक विभाग के मंत्री होते हैं। अब जिस विभाग से संबंधित कानून बना होगा उसी विभाग के मंत्री को कहा जाएगा इसको आप लागू करवाएं। अब वह लागू करवाता है तो आपको बता दे, टोटल संख्या का, टोटल लोकसभा सांसदों का 15% से अधिक, कितना, 15% से अधिक लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते। 15% से अधिक लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं। और यह बात कही गई 91वें संविधान संशोधन में। कहां कही गई है? 91वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई कि टोटल सांसदों के 15% से अधिक लोग मंत्रिमंडल में नहीं होंगे। अब जो ये मंत्रिमंडल वाले लोग हैं, यही कार्यपालिका वाले लोग हैं, है वही सब। जब विधायिका थी तब टोटल थे, अब जब कार्यपालिका है तो कुछ उसके चुने हुए नुमाइंदे हैं, कुछ चुने हुए लोग हैं, मंत्री लोग हैं, मंत्री जिंदाबाद वाले, ठीक है, ये सब मंत्री लोग हैं। अब जैसे 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। अब अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है उसमें, है ना। तो अब देखेंगे, ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम हो गया कानून को लागू करवाना। लेकिन हमारा तीसरा जो ये महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र निकाय है, न्यायपालिका हमारा जो है, जुडिशियल सर्विस है, उसको कहा जाता है, ये क्या है, स्वतंत्र निकाय। ये किसी के अंडर में नहीं है, इसकी अलग खुद की संवैधानिक व्यवस्था है। और यह उस कानून को अपने कसौटी पे नहीं, कह सकते हैं संविधान की कसौटी पे तौलेगी, नापेगी, देखेगी कि क्या कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया गया। और अगर संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया तो निश्चित रूप से उस कानून को इंप्लीमेंट करवाने के लिए ये अप्रूवल दे देती है और वह कानून लागू हो जाता है। इसी को हम कहते हैं संविधान। क्लियर हुआ? संविधान किसको कहते हैं? अब देखिएगा, संविधान और संविधानवाद, संविधान और संविधानवाद, इस टॉपिक में मैं कल आपके साथ गहनता से डिस्कशन करूंगा और मैं बताऊंगा, आपको क्रमशः बताऊंगा कि संविधान का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ भाई। ये 200-250 वर्षों का कठिन प्रयास था, जिसके बाद यह एक संविधान या जो पुस्तक, जिसको आज दरकिनार लोग कर दिए हैं, जो यह हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाने वाला महाग्रंथ है, उस महाग्रंथ के विषय में कल मैं आपसे और चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे इसका क्रमशः विकास हुआ है, संवैधानिक विकास हुआ है और इसकी संविधान की क्या क्या
महत्वपूर्ण हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, हमारे संविधान में कहां कहां से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं और हमारे संविधान के अंतर्गत या हमारे संविधान को बनने में या बनाने में किन किन महापुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके विषय में मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ आपसे बात कर रहा हूं। बहुत जल्द ही हम आप लोगों के साथ लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं और जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की निःशुल्क लाइव क्लास होंगी और बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर हम लाइव आपसे होंगे। और हम आपको जब लाइव क्लास आना होगा उसके पहले 1 दिन पहले हम आप लोगों को टाइमिंग के विषय में बता देंगे कि क्या टाइम रहेगा लाइव क्लास का, और आप सभी लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ करके और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करें और निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करें, जो भी आप अपना गोल निश्चित या निर्धारित किए हों। इसी के साथ थैंक्स, टेक केयर।